तो लास्ट क्लास जो हम बता रहे थे तुम्हें, वो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था कि अभी सिर्फ ये देख रहे कि जो बिलिरुबिन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे चल रहा था। ठीक है, तो बिलिरुबिन के फॉर्मेशन में जो चीज़ें हो रही थी वो हमने यहाँ तक देख लिया कि हीमोग्लोबिन कैसे टूटा, हीमोग्लोबिन किस किस पार्ट में टूटा, उसके टूटे हुए पार्ट्स क्या क्या फर्दर जा करके बॉडी में कैसे उसको या रीयूज हो रहा है या कैस फॉर्म में कहाँ कौन सा स्टोर हो रहा है, क्या एक्सेसिव होगा तो क्या हार्मफुल इफेक्ट आएगा, ये ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था। इसके साथ साथ यहाँ पे तो हम देख रहे थे ये सारा प्रोसेस कहा रहा था मैक्रोफेज के अंदर में देखने को मिल रहा था, और ये स्प्लीन के अंदर जनरली स्प्लीन के अंदर में दिखता है, बट दिस प्रोसेस आल्सो इन लीवर, क्योंकि लीवर के पास भी क्या है मैक्रोफेज, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन जो है ना वो लीवर भी करती है, और साथ साथ कौन करता है क्या करते हैं कि स्प्लीन तो खैर मेजर रोल सी है इसका करने का। इसके होने के बाद हमने बताया था कि जो बिलिरुबिन है बाइंडिंग प्रोटीन आते ही ब्लड के अंदर में आते ही, ये ब्लड स्ट्रीम है, और इस ब्लड में आते ही क्या करता है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, तो वो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि अकेला अभी जो निकला वो बिलिरुबिन फॉर्म था, जो निकला था वो क्या था बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन आया था, है ना, बिलिरुबिन रिडक्टेज जब एंजाइम उसके ऊपर काम किया था, तो उसके वजह से एक चीज देखने को ये मिलता है, कहते हैं ये अकेला फ्री बिलिरुबिन था, तो मैं बताया था कि ये क्या करेगा हार्मफुल इफेक्ट करेगा, ये एक टॉक्सिक्स मटेरियल होता है जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हाईली टॉक्सिक्स मटेरियल होता है जो बॉडी टिश्यू को क्या करेगा डैमेज करेगा, जहां भी जाएगा उसको क्या करेगा। और दूसरा चीज क्या है कि जब वो जिस टाइम पे निकलता है ना, दिस अ कंप्लीटली इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो एक बेनिफिट क्या होता पता है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता और किडनी में जाकर के फिल्टर होकर पानी के साथ यूरिन के साथ क्या होता निकल जाता। लेकिन अभी जो बिलिरुबिन है जो प्रोटीन के बाइंड होने के लिए आ रहा है ये, और चाहिए अनकंजुगेट, जब ये बन गया प्रोटीन में बनने के बाद भी ये बन जैसे गया, तो ये वाटर क्या कहते हैं सॉल्युबल नहीं है, ये जो अब जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। अनकंजुगेट बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसका देखो कल मैं बात किया था कि बच्चों में ये बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूबॉर्न जॉन्डिस में अगर हम देखते हैं तो ये जो अनकंजुगेट अगर बिलिरुबिन बनता है तो ये ज्यादा बनता है, जिसके हार्मफुल इम्पैक्ट ये आ रहा था कि ये हाईली टॉक्सिक इफेक्ट है, ब्रेन क्या कहते हैं कि ब्रेन के अंदर जा रहा है, ब्रेन क्या कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर पा रहा है और बहुत सारा डैमेज कर रहा होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो अगर तुम यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पार्ट पे भी हम लोग आते हैं, तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जनरली जो हम लोग जो ट्रीटमेंट होता है इनिशियल फेज में, कि कहीं ना कहीं अगर किसी को ऐसा जॉन्डिस होती है तो प्रॉपर कोई जॉन्डिस की दवा है, जब तुम जॉन्डिस का इलाज कराते हो, जब कोई भी एडल्ट में बात करो तो जॉन्डिस की कोई दवा नहीं होती, वहाँ हम लोग बेसिकली बहुत सारे ड्रग यूज कराते हैं जो लीवर को स्ट्रांग करे, लीवर के फंक्शन को स्ट्रांग करे, वो बहुत ज्यादा से बनाए, कहीं ना कहीं एक तरह का एडिशनल ट्रीटमेंट उसको हम लोग देते हैं, मतलब लीवर को देते हैं जो लीवर स्ट्रांग है सारा चीज को मैनेज करे। लेकिन बच्चों के अंदर में क्या कि जॉन्डिस के लिए एडल्ट में तो चलो मेडिसिन भी है, ड्रग एंड मेडिसिन कुछ यही सब है जो लीवर को स्ट्रांग है, बच्चे के अंदर अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो बढ़ रहा है तो इसको बॉडी से अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखो, तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है अभी तक, है ना, कोई भी मेडिसिन नहीं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एकदम लेवल, यानी कि नॉर्मल से लगभग हम बता रहे जैसे टोटल बिलिरुबिन यानी अनकंजुगेटेड टोटल में आ जाएगा वहां पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पीक करेगा, लगभग अगर 15 से प्लस या 20 के आसपास है या 20 से प्लस, है ना, तो इसका यूनिट अगर यानी कि उसका जो ये आ रहा है जो डाटा आ रहा है मेजरेबल, अगर इससे ज्यादा अगर जा रहा है तो वैसे ही कंडीशन में एक कंडीशन आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, पूरे बॉडी के ब्लड को निकाल के और वो दूसरे जो ब्लड फ्रेश ब्लड है उसको हम लोग क्या करते हैं बॉडी के अंदर में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन उसी को हम लोग बोलते हैं। जब क्या करते हैं एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें क्या ब्लड को हम डाल दिया, पेशेंट के बॉडी से ब्लड को नहीं निकालते, लेकिन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं पेशेंट्स के बॉडी से ब्लड निकालते भी और पेशेंट के बॉडी के ब्लड में डालते जाते और निकालते जाते, डालते जाते निकालते जाते से साथ ना। डायलिसिस के जैसा नहीं होगा, डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में आपका ही ब्लड निकला और आपका ही ब्लड फिल्टर होके चला गया, लेकिन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम ब्लड अरेंज करेंगे, फ्रेश ब्लड अरेंज करेंगे, दूसरा किसी का डोनर लाएंगे वहां से बैंक से ब्लड क्या करेंगे अरेंज करेंगे,
वो बॉडी में डालेंगे और जो बॉडी का ब्लड है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ये चीज होता है ना। तो बॉडी का ब्लड जब निकलेगा तो बिलिरुबिन निकल जाएगा, और जो हम डालेंगे तो फ्रेश इसमें बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल होगा, तो पेशेंट रेक्टिव। लेकिन उससे अगर कम है, 10 है, 5 है, 7 है, ऐसे कंडीशन में अगर है, तो वहां पर देखते होगे, अगर तुम लोग किसी ने इसमें से किसी के घर या हॉस्पिटल गए होगे, तो जब न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर एक ब्लू कलर का लाइट जलता हुआ रहता है, फोटोथेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रीटमेंट है ना, ब्लू कलर का लाइट, ए स्पेशल टाइप ऑफ अ लाइट। अब उस लाइट से क्या मामला होता है, वो लाइट लगाने से इलाज क्या चल रहा होता है? देखो वो लाइट, हाँ, वो लाइट करता क्या होता है, वो लाइट के वजह से समझो उसके अंदर इस तरह का, मतलब कि क्या के रेडिएशन है, एक तरह का रेडिएशन नहीं, हार्मफुल रेडिएशन नहीं, एक तरह का इसके अंदर जो क्या कहते हैं लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है, उसके वजह से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इन सॉल्युबल फॉर्म है, इसको सॉल्युबल आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। ये सॉल्युबल आइसोमर, आइसोमर समझ दो, आइसोमर, आइसोमरिज्म तो पढ़े होगा ना, कि बेसिकली स्ट्रक्चरली और नेम बेस सेम हो रहेगा थोड़ा बहुत चीज, लेकिन इसमें चेंजेस क्या ला देता है, तो इसको इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म, वो लाइट का काम यही होता है कि इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। अब जितना लाइट पड़ेगा बिलिरुबिन, जितना वो क्या होगा, अनकंजुगेटेड किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल में, कंजुगेशन नहीं, वाटर सॉल्युबल, यही मॉलिक्यूल से वो वाटर हो जाए। अब जैसे वाटर सॉल्युबल यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आराम से चला जाएगा। तो वहां पे लाइट का लगाने का यही मतलब होता है। और एक जनरल कंसेप्ट पता है, जैसे लोग हम लोग कहते हैं ना कि सुबह की धूप में चले जाके रख दो, ऐसा मेडिकल कोई बुक प्रूफ नहीं करती कि धूप में रखने से बिलिरुबिन का लेवल कमता है ना। धूप में रखने से बच्चों को या किसी को जॉन्डिस से इसका लेवल कमता है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोई मैकेनिज्म मतलब की एविडेंस नहीं। खैर ये मत, अब यहाँ पे बात कर रहा था, इससे पहले हम लोग देख रहे थे तो बहुत सारे रीजन रखने के, वहां रखने के बहुत सारे रीजन, एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन है। कोई भी एक रीजन, बच्चा बीमार है, रखो आप क्या बीमारी है, बहुत सारे बीमारी है, डिले मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ डिजीज हो सकता है। एआर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से जा रहा है, क्या कहते हैं कि डिले क्राइड हिस्ट्री है उसकी वजह से भी जा रहा था, यानी एचआईवी में बच्चा है उसकी वजह से भी जा सकता है, अदर निमोनिया है उसकी वजह से भी जा सकता है, मतलब एनीथिंग कहो, बहुत सारे रूल है। बच्चा बीमार पड़ा इसलिए, अब वो फास्ट ऑफ कंडीशन जॉन्डिस के केसेस में जा सकता, तो वो क्यों रखा जाता, बीमार है रखा जाता, बस सीधा डिफरेंस, बहुत सारे बीमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा था तुम्हें कि ये चीज हो गई। अब यहाँ के बाद ये क्या होता है कि अब ये सारा जब बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो गया तो ये कहाँ पहुंचेगा, लीवर में पहुंचो। अब लीवर के अंदर में हम लोग देखें, अच्छा उसमें एक चीज अगर हम लोग बात कर रहे थे कल, है ना, हाँ किधर गया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बताए थे कि हीमोग्लोबिन टूटा था, याद था। तो यहां पर एक एंजाइम और काम करता है, वो तुम्हें मैं लिखा दे रहा हूं, यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे मिस हुआ था, यहाँ पे ये हीम से जो ब्रेक होता है ना, हीम, और हीम ब्रेक होकर के प्रोटोपोरफायरिन और आयन में बनता है। तो हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है, हीम ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम ये एक्शन को कराता है ना। कोई पूछे यहाँ जो एक्शन हो रहा है ये दो सेपरेशन किस एंजाइम के एक्शन की वजह से, वो तो लिख लिया तो मिल जाएगा, हीम ऑक्सीजनेज। ठीक है, हीम ऑक्सीजनेज। अब आ जाओ, चलो ठीक है। अब हम लोग बात यहां से करते, अब जैसे जैसे क्या आ जाओ, अब ये कंप्लीट, ये मान लो लीवर है, एक बड़ा सा सेल है लीवर का, और ये किधर वाला ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स में अभी हम लोगों ने देखा भी है कि ये क्या था, बिलिरुबिन, और इसके साथ कंजुगेट कर रखा किसके साथ, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये मिला हुआ। अब एक टाइम होगा कि ये ब्लड वेसल से होते हुए कहां इंटर कर, अच्छा लीवर के अंदर मान लो ये एक लीवर का सेल है, ये इंडिविजुअल्स क्या एक लीवर का सेल है, ठीक है। अब एक टाइम होगा कि यहां से ब्लड वेसल्स निकलेगा, ध्यान दो, यहां से ब्लड वेसल्स निकलेगा और लिवर की तरफ जाएगा, है ना, जैसे हेपेटिक आर्टरी वगैरह जो भी अपना
कहाँ जाएगा? लीवर के तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड इधर की तरफ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये कहाँ घुसेगा? लीवर में घुसेगा। और फिर एक तरफ होगा कि ये लीवर से निकल करके फिर से जनरल सर्कुलेशंस में भी आएगा, है ना, हेपेटिक वेन के थ्रू, है ना। तो ये एक पैटर्न है जो चलेगा। दूसरा साइज अगर हम लोग बात करें तो लीवर के दूसरी तरफ, मतलब एक सेल में हम लोग बात करें यहाँ पर, दूसरी तरफ कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर एक ऑलरेडी चैनल्स है, मान लो बिलियरी सिस्टम से, जो बाइल को लेकर के निकलेगा लीवर के अंदर से, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल डायग्राम बना रहा है, कोई एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, समझने की कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे एनाटॉमिकल डायग्राम में फिजियोलॉजी पर आ रहा हूँ। ये एक सेल है, लीवर का सेल है। कैसे अभी जो कन्वर्जन होता है, कंजुगेशन, मैंने बोला एक कंजुगेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो एक टाइम होगा कि ये जो चीज है वो चलते चलते ब्लड में मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगा? लीवर में पहुंचेगा। और लीवर में जब ये पहुंचेगा तो लीवर का जो ये फेस होता है, ये जो सेल्स है कह सकते हो एक तरह का, यहां पर ये सेल इस तरह से पॉइंटेड है, कह सकते हो इस तरह से फोल्डेड है। अब ये लीवर सेल का दो फेस है। एक यहां पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर लीवर का पढ़ते तो इधर ये होता है कि ये जब आया आर्टरी वगैरह आया, और आर्टरी आने के बाद जब कैपिलरी सब बना, कल मैं बताता हूँ साइनोसाइड्स आएगा, साइनोसाइड के बाद फिर निकलते निकलते वेन आ जाएगा। तो ये साइनोसाइड स्पेस ऑफ डिसी वाला एरिया है। वही सेल का दूसरा फेज, मान लो ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये क्या कहते हैं? हेपेटिक कैनिकुलर स्ट्रक्चर है। मतलब छोटे 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 कैपिलरीज या कैनिकुलर स्ट्रक्चर है जहां निकल के बाइल्स आएगा, और ये बाइल निकल के बाइल डक्ट से लेकर के निकलेगा। हमें बाइल डक्ट में बिलिरुबिन दिखता है, और बिलिरुबिन अभी कहाँ है? यहाँ है। अभी बिलिरुबिन कहाँ? ब्लड में है, ब्लड से होकर के यहाँ आया। अब यहाँ पर इस तरह के जो सेल है उसके एक्शन के वजह से दिस सेल्स इज द अपटेक ऑफ बिलिरुबिन एंड फ्री दिस प्रोटीन। यहां पर आएगा पकड़ के लेकर, यानी प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर है कि यहां गया था कंजुगेट, मतलब सॉरी, इसके साथ बाइंड किया, इसको लाया, यहां पर लाने के बाद क्या करेगा कि यहाँ के जो सेल है वो एक्टिवेट होता है और फाइनली इस प्रोटीन को फ्री कर देगा और इसको अपटेक करा लेगा अपने अंदर। सेल्स के अंदर किसको ले आएगा? बिलिरुबिन को ले आएगा, और किसको क्या करेगा? फ्री कर देगा। ये जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन से इसको फ्री कर देगा, और ये फ्री प्रोटीन अपना फिर से इधर जाएगा, फिर जाएगा। एक टाइम आएगा प्रोटीन खत्म भी हो जाएगा, फिर नया बनेगा, जाएगा, वो अलग। तो यहां से यहां समझिए, अब जैसे ये इंटर करेगा, कहां पे कर गया? लीवर सेल्स के अंदर में, हेपेटोसाइट्स के अंदर में। एंड देन हेपेटोसाइट्स के अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर है। तो हेपेटोसाइट्स के अंदर में जो हम लोग कहते हैं, जो बेसिकली इसके अंदर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होगा, वहां ये स्ट्रक्चर जाएगा, और वहां पे जाने के बाद इस पे एक एंजाइम है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। क्या है? ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, जीटी में लिखता हूं, है ना, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, है ना, इन शॉर्ट जीटी, है ना, इन शॉर्ट क्या लिखते हैं उसको? जीटी। अब ये जो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज है, ये बेसिकली एक्ट करेगा, और ग्लूकोनिक एसिड्स जो है वो मिलकर के कंबाइन मिलकर के, अभी भी ये जो है वो एक तरह का अनकंजुगेटिव फॉर्म है। ये क्या है? अनकंजुगेटिव फॉर्म है, लेकिन सिर्फ से प्रोटीन नहीं है। इसको कन्वर्ट कर देगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? इसको इसके एक्शंस के वजह से इसका हो जाएगा कन्वर्जन, और ये जो कन्वर्ट करेगा, और दिस कन्वर्जन इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड, ये हो जाएगा कंजुगेशंस हो गए। यहाँ पे ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एक्शन करने के बाद ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन, सीबी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज अ हाईली पोलर सब्सटेंस। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा पोलर होता है। और जब सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन मैंने तुम लोगों को बहुत शुरू में पढ़ाया था, याद होगा, तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि जो पोलर चीजें होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, नहीं करता है पोलर। उसके लिए जैसे सोडियम N+ है, उसके लिए क्या? चैनल है। डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर से उसके वो पोटेशियम था, उसके लिए क्या? चैनल्स है। तो वैसे ही जो बिलिरुबिन है वो हाईली पोलर सब्सटेंस है, दे आर नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके लिए इफेक्टिवली प्रॉपरली देखते हैं कि गेटवे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बिलिरुबिन को जंप कराने के लिए, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको क्या करेगा? जंप कराने के लिए इस तरह के चैनल्स उसके ऊपर लगे हुए, जो पोलर चैनल्स सब है। ये
क्या करेगा, आ करके कहाँ एंट्री कर जाएगा, जो बिलियरी कैनिकुलस स्ट्रक्चर उसके अंदर में ये क्या करेगा, इंटर करेगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बाइल में आएगा, सॉरी मतलब कि बिलियरी पूरा सिस्टम में आएगा, और बिलियरी सिस्टम से होते हुए जीबी में जाके स्टोर होगा, फिर टाइम आएगा तो जीबी से निकल के इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये पूरा चलता रहता है। अब जब ये इंटेस्टाइन में आएगा, अब ये मान लो एक टाइम पे कि तुम्हारा ये है इंटेस्टाइन, ये क्या है, इंटेस्टाइन, हाँ ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद इधर अगर हम लोग चले तो छोटे इंटेस्टाइन की बात करें तो क्या है, जेजिनम, इलियम्स एंड देन इस तरह से अपना लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है, ये इंटेस्टाइन्स का पार्ट है। तो कहने का मतलब जब ये इंटेस्टाइन में आता है, यानी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, दिस इज इन व्हेन इनसाइड द इंटेस्टाइन। तो हम इसी चीज को हम इधर साइड में करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेम एज हम इसी प्रोसेस को, ये जो है ना समझो यहीं पे हो रहा है, लेकिन ये स्पेस काउंट हम बाहर कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो अभी ये क्या है, बिलिरुबिन है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, क्या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना। अरे यार ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर हम लोग जाते हैं तो ये हम लोग ये देखते हैं कि ये होगा क्या, कुछ जो बिलिरुबिन है जब इंटेस्टाइन में आया है, दिस स्टेन द स्टूल, यानी फीसेस ऑफ द क्या कहते हैं कि जो जीआईटी के पास जो फीसेस है, स्टूल है, उसके साथ वो स्टेन कर जाएगा, और उस स्टेनेड जो क्या कहते हैं बिलिरुबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्को बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं, स्टर्को बिलिरुबिन। तो ये जो बिलिरुबिन होगा वो कहाँ जा रहा है ना, अगर स्टूल के साथ है, विथ स्टूल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्को बिलिरुबिन। और दूसरा सेगमेंट जो होगा ये कहा जाएगा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन, एब्जॉर्बेड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके कहा जाएगा, इंटेस्टाइन। यहां से एब्जॉर्ब करके कहा जाएगा, ये ब्लड्स में जाएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड से ये कहा जाएगा, किडनी में जाएगा, और किडनी में ये जाकर के फिर कहा जाएगा, तो किडनी में जाने के बाद ये जाएगा किसमें, यूरिन में। चलो एक कलर, किडनी के बाद ये बेसिकली कहाँ जाएगा, यूरिन में। और यूरिन में जो बिलिरुबिन जब आता है तो इसी को यूरोब्लिनोजेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, यूरोब्लिनोजेंस के नाम से जानते हैं। यही सेम चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ तुम्हारे नोट्स में कि सबसे पहले क्या हुआ, चलो कंजुगेटेड बिलिरुबिन हुआ, लीवर से वाया बाइल्स पहुंच गया, यूरोब्लिनोजेंस किसको बोलेंगे, इन द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हुआ वो किडनी में जाएगा, उसी को यूरोब्लिनोजन यानी यूरिन के अंदर में, और साथ साथ स्टूल के अंदर में तो स्टर्कोब्लिनोजन या स्टर्कोब्लिनोजेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, या स्टर्कोबिलिरुबिन के नाम से। तो कहने का मतलब है कि जब ये ब्लड में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया और ब्लड में गया, दैट मींस द कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज सॉल्युबल इन वाटर। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो अब इस चीज को समझो, बिलिरुबिन बना कहां था, बना कहां था, इट इज इनसाइड ऑफ द मैक्रोफेज ऑर्गन नेम्ड द स्प्लीन, बना वहां, लेकिन वो इस काबिल बन पाया कि वो यूरिन के साथ निकले, यानी कंजुगेशन जिसको कह सकते हो। कंजुगेशन कहां पे हुआ, हाँ तो यही याद रखोगे, क्योंकि एक जैसे वो स्प्लीन से निकलता है तो ब्लड में भी बाइंडिंग है, लेकिन दिस बाइंडिंग इज नॉट अ कंजुगेशन। ब्लड से निकलने के बाद की जो बाइंडिंग्स है, ये बाइंडिंग कॉन्जुगेशंस नहीं कहलाती है। दिस इज ओनली सिंपल बाइंडिंग विद द क्या कहते हैं, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। वो सिर्फ बाइंडिंग एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है कि बॉडी में एक टॉक्सिक्स है तो ये फ्री नहीं घूमे, है ना। कोई चीज अगर टॉक्सिक्स है तो क्या कहते हैं, बांध के रखना होता है,
तो फ्री नहीं घूमे जाके हमारे ही बॉडी को वो और भी फर्दर डैमेज कर पाए। तो नेचर ने प्रोटीन क्या कहते हैं कि प्रोटीन बनाया जो लीवर से ऑलरेडी बन रहा होता है ना, तो वो जाके तो ये पूरा हॉल इन द प्रोसेस की तुम समझ गया हो कि बिलिरुबिन कैसे बनता है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, फिर बॉडी में आ रहा है, फिर यूरिन और स्टूल के साथ क्या। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर जॉन्डिस के केसेस वगैरह में कि हम लोग कहते हैं ना कि जॉन्डिस में यूरिन का कलर बहुत पीला होने लगा। क्यों होने लगा? जॉन्डिस के केस में क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा। अब समझो कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो लीवर अभी तुम्हारा ठीक है, तो लीवर कन्वर्जन खूब करेगा। लीवर क्या करेगा? कन्वर्जन खूब करेगा। और जब लीवर कन्वर्जन खूब करेगा तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा साथ साथ। और नॉर्मली हमारे एडल्ट में कंजुगेशन ही बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली एडल्ट में कंजुगेशन बिलिरुबिन ही तुम्हें ज्यादा बढ़ा हुआ मिले। हालांकि बिलिरुबिन के बेसिस पे कौन कंजुगेट, अनकंजुगेट और कंजुगेट के एलिवेशन के बेसिस पे हम लोग जॉन्डिस के टाइप को भी डिफरेंस करते कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस है कि हेपेटिक जॉन्डिस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो हम सिर्फ बिलिरुबिन के किस पे कि कंजुगेट बढ़ा हुआ या अनकंजुगेट की बढ़ा हुआ ना, जो मैं अभी लैब लेबोरेटरी डायग्नोसिस बता रहा हूँ उसमें सारा चीज डिटेल में बताया भी हो वो यूट्यूब पे। तो एक एक रिपोर्ट है ना तुम्हारे डिजीज को क्लासिफाइड कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो जनरली बट इतना याद रखो कि एडल्ट के अंदर में जो है वो क्या होता है ना, कंजुगेट बढ़ता है। और कंजुगेट बढ़ेगा तो क्या कराएगा? येलोइश यूरिन आएगा। यूरिन के अंदर बिलिरुबिन ज्यादा और बिलिरुबिन आएगा, इट्स अ पिगमेंटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां तक पूरे सिंथेसिस के साथ कहानी हो जाती है तुम्हारा खत्म। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहां पर देखते हैं हम लोग है ये है कि भाई फंक्शंस ऑफ बाइल। अब जो हमने पढ़ा अभी जो बाइल के बारे में कह रहा है कि क्या फंक्शंस है, तो बेसिकली हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन ऑलरेडी है। तो अब जो भी आ रहा है तो साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि क्या कराता है, फैट का डाइजेशन कराता। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन मतलब क्या कि हमने कल बताया भी था कि बाइल को तो क्या कहते हैं फैट को तो करता ही करता है, लेकिन साथ साथ एक बनाता है मिजल्स जो वेल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ताकि वो इजिली फैट क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। तो एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी एक्सक्रीशंस के नाम पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे बाइल पिगमेंट्स का निकाला, बाइल्स पिगमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हेवी मेटल्स जैसे बेसिकली हम लोग देखते हैं आयरन है, कॉपर है, ऐसे कई मेटल्स है जो आपके लीवर इसको निकालते हैं, है ना। सम बैक्टीरिया जैसे टाइफॉइड वगैरह अगर इन्फेक्ट कर रहा तो इसको भी लीवर इसको निकालने का काम करता है। एंड सम टॉक्सिन्स, जाहिर सी बात अगर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट होता तो लीवर के बारे में पढ़ते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का एक काम है, तो दैट मींस ये आपको कर रहा होता। तो ये लीवर कर रहा मतलब बाइल्स के तरफ ये रिलेट करते हैं, बाइल ये प्रोसेस को कर रहा था। उसके बाद हम लोग थे कोलेस्ट्रॉल, तो खैर ऑलरेडी बात भी कर हम लोग किए थे। और उसके बाद इसके हम लोग देखते हैं यानी कोलेस्ट्रॉल को निकालता है एक्सक्रीटरी। उसके बाद लेसिथिन है, अल्कलाइन है, फॉस्फेट है, यानी ये सब प्रोडक्ट है जिसको क्या कहता है एक्सक्रीटरी फंक्शन में, क्योंकि इसी के साथ ये सारा कहाँ आ रहा है, बाइल के साथ ही तो निकल के आ रहा होता है। अब क्या चीज में कॉपर आयरन, यूरिन में कब बोले हम कॉपर आयरन, एक्सक्रीटरी फंक्शन कहाँ है किसका, इस बाइल लीवर एक्सक्रीशन का काम नहीं करता है। लीवर इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है भाई बताओ, सिर्फ किडनी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो हम ये कहा बोले कि लीवर एक्सक्रीटरी फंक्शन को पढ़ रहे, सॉरी किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन को पढ़ रहे। एक्सक्रीटरी फंक्शन दैट मींस द फंक्शन ऑफ अ बाइल, बाइल का काम पढ़ रहे। तो बाइल का एक काम है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये जीआईटी में लाएगा, बाइल कहाँ आता है खुलता है, लीवर से जो बाइल का प्रोसेस है वो कहाँ आगे खुलता है, जीआईटी में खुलता है। तो जीआईटी में लेके आएगा, कहाँ लेके जाएगा, इसको कहाँ ला रहा था, बाइल पिगमेंट को कहाँ ला रहा था, जीआईटी में ला रहा है ना। अब ये क्या करते हैं कि मेटल्स को भी वहीं लगा, बैक्टीरिया को भी वहीं लगा, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन उसके साथ आ रहा था, अल्कलीन कहाँ आ रहा, सारा का सारा कहाँ आ रहा था, जीआईटी में। तो जीआईटी में ही लाएगा, ठीक है। चलो अब लग्जेटिव एक्शन जो कल भी बात किया था कि कहीं ना कहीं ये सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल का काम कराता है। एंटीसेप्टिक एक्शन, नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन, यानी एंटीसेप्टिक मतलब किसी तरह कोई इन्फेक्शन इनऑल जो भी हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है आपको, मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बॉडीज को साथ साथ, ठीक है। कोलेरेक्टिक एक्शन कल भी मैं बताया था, कोलेरेक्टिक एक्शंस के बारे में, इट सेल्स जा करके एक्टिवेट करेगा और सिक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच को भी मेंटेन्स करने का रोल प्ले करता है ना। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन, गॉल स्टोन के फॉर्मेशन से भी ये तुमको बचा के रखेगा, क्योंकि इसकी बाइल के कंसेंट्रेशन में अगर उतार चढ़ाव है, कल में बता जैसे बाइल साल्ट, स्पेशल बाइल साल्ट की अगर कमी आ जाए तो किसका प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट होने लगता है ना, तो इसकी वजह से गॉल स्टोन्स का बनने की ज्यादा चांसेस। लुब्रिकेशन ऑफ चाइम्स,
जो चाइम आपके पास आया है GIT यानी स्टोमक से जस्ट नीचे और जैसे ड्यूडेनम में जाएगा तो उसको और ज्यादा क्या बनाएगा, लुब्रिकेट्स बनाएगा, ठीक है। एंड साथ साथ बेसिकली कॉलेजिक एक्शन, ये मैं बताया था कि कॉलेजिक एक्शन क्या था, ये एक्शन वो होता है जिसमें ये एस्टिमुलेट करता है बाइल जाकर के किसको, तो आपके ये क्या कहते हैं कि रिलीज कराता है कोलिसिस्टिकाइनिन को, और कोलिसिस्टिकाइनिन एक्टिवेट होकर के जीबी को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और जिससे कि क्या रिलीज हो जाएगा, क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो स्टोरेज होगा वो रिलीज होगा। तो ये मोटा मोटी बाइल फंक्शन, दैट मींस बाइल साल्ट का जो उसके साथ ऐड हो गया सम अदर्स फंक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिर्फ लाइन में सिर्फ लिख रखा है कि सिर्फ फंक्शंस ऑफ अ लीवर, है ना, कि लीवर के क्या काम है। तो लीवर की जब हम लोग बात करें तो जैसे ही हम लोग अगर लीवर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लीवर है ना, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड परफॉर्म मेनी वाइटल मेटाबॉलिक हीमोस्टैटिक फंक्शंस, है ना, मेटाबॉलिक एंड हीमोस्टैटिक फंक्शन। यानी पहली बात तो ये जाने कि लीवर के बारे में जब बात आती है तो आपसे कोई अगर सवाल करे, लीवर एक तो ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन क्या लीवर एक्सोक्राइन है या इंडोक्राइन है? एक्सोक्राइन है या इंडोक्राइन? एक्सोक्राइन है या इंडोक्राइन है? एक्सोक्राइन है। बट दिस लिवर ऑल्सो समटाइम्स एक्ट एज ए इंडोक्राइन बिकॉज ऑफ दैट सम लोकल हार्मोन्स, कुछ है इसमें ऐसे हार्मोन जो कि किडनी लीवर से भी रहे, लेकिन ये कम है। मेजर फंक्शन इज एक्सोक्राइन फंक्शन। और एक तरह का जो लीवर है ये एक तरह का एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स भी है, यानी जो वेस्ट है बॉडी से, बॉडी का या जो लीवर में मेटाबॉलिज्म चल रहा होता तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्सक्रीट करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो मेजर कह रहा है कि मेनली इज अ वाइटल मेटाबॉलिक, जो बॉडी के अंदर में जो पूरी मेटाबॉलिज्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास हम लोग ये बात करते हैं कि जो लाइफ वही तो मेटाबॉलिज्म है ना। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ का एग्जिस्टेंस आप सोच भी नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज भी नहीं है ना। तो और हीमोस्टैटिक फंक्शन, हीमोस्टैटिक है ना, सॉरी होमोस्टैटिस, नॉट अ हीमोस्टैटिस। होमो और हीमो में दोनों में फर्क है, HO है ना। तो होमोस्टैटिस, होमो मतलब सेम होता और स्टैटिक मतलब स्टैंडिंग, यानी बहुत सारी चीजों को बैलेंस में रखना। अब लीवर के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे एक एक करके हम लोग देखते भी है कि सबसे पहला है तो मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक कहता है कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो अकर जो होता है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ द जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। हम क्या करते हैं भाई, जो खाते हैं फैट को खाया, क्या कहते हैं प्रोटीन को खाया और जो भी चीजें था, है ना, तो खाने के बाद सारा प्रोसेस पता है कि डाइजेशन होता है ना, कैसे कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो वहां के बाद वो चीजें कहाँ जा रही है, लीवर में। अब लीवर क्या जिस फॉर्म में GIT से लीवर जाता है उसी फॉर्म, हमारे बॉडी को डिमांड तो अलग अलग तरह से है ना। अब हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ हार्मोन भी एक हार्मोन है, प्रोटीन का ही बना हुआ पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन भी क्या एक हार्मोन है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है। इसी तरह अगर और बॉडी में अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो जैसे ग्रोथ हार्मोन है या फिर अदर्स जो भी हार्मोन्स हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह भी है, तो सब ये क्या है, हार्मोन्स ही है। लेकिन ये सारे हार्मोन जितने की मैंने अभी नाम ले रहा, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो या इंसुलिन हो, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, है ना, तो ये सारे हार्मोन या प्रोलैक्टिन्स हो, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन। सब तो प्रोटीन के ही बने हुए, सब एक जैसा काम क्यों नहीं करता फिर? सारे हार्मोन किसके बने हुए, अभी जितने मैं नाम, सब प्रोटीन का ही बना हुआ है, तो सारे एक जैसा क्यों नहीं काम कर रहा है? एक जैसा काम करता है सब। ग्रोथ का काम है ग्रोथ कराना, और क्या कहते हैं इंसुलिन का काम है इंसुलिन रिएक्शन जो भी है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ऑक्सीटोसिन का काम अपना है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोलैक्टिन का मिल्क इजेक्शन। तो कहने का मतलब जब सब एक चीज है तो कहने का मतलब ये जो बनता है ना, जैसे कि हार्मोन बन रहा है तो ये सारे पेप्टाइड है, बट दिस स्ट्रक्चरली ऑल आर डिफरेंट। एंड पेप्टाइड हार्मोन दैट मींस ये बना हुआ किसका, प्रोटीन का, दैट मींस चैन ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ चैन ऑफ अमाइनो एसिड अलग होगा, वो चैन की जो फोल्डिंग होगी वो अलग होगी, उसके साथ हो सकता है कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड होगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि लीवर जो कह रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म, अच्छा अब प्रोटीन अगर इंसुलिन को चाहिए, इंसुलिन को अगर क्या कहते हैं इंसुलिन बनने के लिए जो इंसुलिन बन रहा होता है, तो वहां पर हम लोग जब पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि पहले C टाइप का एक चैन बनता है,
फिर उसको ब्रेक करते 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 एच टाइप ऑफ चैन बनता, तो प्रॉपर वो एक्टिव फॉर्म ऑफ, जैसे इंसुलिन बनता तो उसको पहले बोलते क्या, प्री प्रो इंसुलिन, फिर प्री इंसुलिन, फिर प्रो इंसुलिन, देन एक्टिव इंसुलिन। तो अलग अलग स्टेजेस में हो रहा है। तो ये अलग अलग नीड ऑफ अमीनो एसिड्स है। तो ये जो कह रहा है कि प्रोटीन जो हुआ, अब नाम एक लग रहा प्रोटीन, लीवर उसका मेटाबोलाइज करके जो आपकी डिमांड। अभी जैसे मैं बोला कि प्रोटीन जो है जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, कहां बनता है, लीवर में बनता है, सबको पता है लीवर में बनता है क्लॉटिंग फैक्टर। अभी एक प्रोटीन का नाम पड़ा कि बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये कहां बनता है, ये भी प्रोटीन है। आपने पढ़ा होगा एल्बुमिन, ये भी क्या प्रोटीन है। आपने पढ़ा होगा लगभग ग्लोबुलिन, ये सब भी प्रोटीन। तो जब सारे प्रोटीन है, और ये सबको कौन बना रहा है, मोस्टली लीवर बना रहा है प्रोटीन, लेकिन सब प्रोटीन को जो मेटाबॉलिज्म कराने का मतलब हो गया, जैसा नीड है बॉडी को, सबकी क्वालिटी अलग अलग करके बना रहा ना, कि बिलिरुबिन बाइंडिंग का ऐसी क्वालिटी बनाएंगे कि वो बिलिरुबिन को ही बाइंड करे, दूसरे चीज को जाकर के नहीं बाइंड करे। एपोफोरेटिन ऐसा बनाए कि वो आयरन को ही जाके बाइंड करे, दूसरे किसी को बाइंड नहीं करे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यहां पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, जो डिफरेंट एक्शन वो जाकर करके करेगा। एक प्रोटीन है लेकिन वो एक फॉर्म में नहीं है ना। सिंपल सा एक और भी सिंपल, अगर तुम आ जाओ तो एक ही तुम्हारे पास अगर रॉ मटेरियल है, लेकिन उसके अलग अलग टाइप के डिशेस बना लेते हो। तो प्लस चावल है तो चावल को बहुत कुछ बना सकते हो, नॉर्मल चावल बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, खिचड़ा बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो। तो एक चावल दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस है ना। तो सेम एज प्रोटीन जो है आपके जो लीवर एक्ट कर रहा है, वैसे कार्बोहाइड्रेट में आ जाओ तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी को डिमांड, फैट्स में आ जाओ तो डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म यहाँ पर फाइनलाइज करता है लीवर की किस किस चीज की बॉडी। आप डाइट में आप प्लेन प्रोटीन कम कर दो, बॉडी को जो प्रोटीन का डिमांड है मसल्स में जाने उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये रोल एंड डिपेंडेंस होता है। उसके बाद क्या, स्टोरेज फंक्शन, लीवर स्टोरेज का भी काम करता है। जैसे किसको स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज, ग्लाइको स्टोरेज फॉर्म। ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज जब हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो अब कुछ है कि वो इंस्टेंट यूज होगा, कुछ हमारी बॉडी क्या करेगी, इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लीवर में और मसल्स में, दो जगह लीवर में और मसल्स में है ना। तो कुछ अमाइनो एसिड्स है, कुछ आयरन्स है, फॉलिक एसिड्स है ना, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, डी है, ये सब का सब आपके लीवर में क्या रहता है, एज ए स्टोर फॉर्म में रहता है। और एज पर नीड, जब आपको आवश्यकता होती है, जब आपको नीड्स होती है, जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, उसको पूरा करके रिलीज कराता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सिंथेटिक फंक्शन, यानी कि फॉर्मेशन की बात करते। तो क्या है, लीवर क्या बनाती है भाई, तो प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो वर्ड का नाम सुनोगे, नाम क्या लिखा हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक वर्ड आएगा ग्लूकोजेनेसिस, एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों में फर्क है। ग्लूकोजेनोलाइसिस, लाइसिस तो ब्रेकडाउन, हम सिर्फ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे। ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस टू वर्ड दोनों में एक ही चीज हो रहा है। वो क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। इस प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2 में फॉर्मेशन, ये यही बताता था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये लेकिन दोनों अलग अलग है। When a glucose are from the fat and carbohydrates, that is known as gluconeogenesis. And when glucose is formed from the like a glycogen and some other carbohydrates, this process is known as glucogenosis. यानी जब कोई रॉ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट यानी जैसे स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन होगा या जो भी होगा, उससे अगर बन रहा है, दैट इज अ ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोन जब आपकी बॉडी में जब स्प्लिट हो जा रहा है कंप्लीट, मान लो ग्लाइकोजन कम हो गया, अगर आप खाना पीना 3 दिन 4 दिन छोड़ देते हो, तो वैसे ही केस में आपका फैट भी टूट के ग्लूकोज बनता है। तो जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वो होगा इट इज सिंथेसाइज ऑल प्लाज्मा प्रोटीन, लगभग जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन अभी मैंने बताया, प्लाज्मा के अंदर रहने वाले सारे प्रोटीन को बना, एंड अदर प्रोटीन एक्सेप्ट IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन को ये नहीं बनाता है ना। इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज के अंदर में जो प्रोटीन है वो यहां से नहीं बनता है, बाकी सब जिसके बाद एस्ट्राइडन एंड कहते हैं सोमेटोमेडिन्स एंड हेपरिन, ये क्या है, सोमेटोमेडिन्स क्या है, दिस इज अ हार्मोन, दिस इज अ हार्मोन्स। सोमेटोमेडिन ये ऑलरेडी एक तरह का हार्मोन जो तुमको पेनक्रियाज में भी देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा पेनक्रियाज वहां पे मिलेगा। कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह है, स्टेरॉइड सिंथेसिस है। और हेपरिन तो तुम्हें पता ही होगा, इट इज एंटीकोगुलेंट्स। हेपरिन क्या है,
इट्स एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो बॉडी में बन रहा तो वो होगा, ठीक है। तो इसका ये सब क्या हुआ, इसका सिंथेसिस लिवर के अंदर में होता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद सिक्रेशंस ऑफ बाइल को तो हमने अभी पढ़ा ये डिटेल ऑफ में, है ना, कि बाइल का सिक्रेशन कराता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन आ गया, लिवर का क्या काम है, एक्सक्रीशन का काम करना, क्या एक्सक्रीट द कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, है ना, some other and heavy metals, toxics, bacteria, virus through the bile. all are कहाँ से निकालेगा, बाइल के थ्रू, क्योंकि बाइल आपके कहाँ जा रहा है, जीआईटी में जा रहा है, और जो चीज जीआईटी में गया या तो वो स्टूल के साथ क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या अगर कोई अब्जॉर्बल चीज होगी तो वो यूरिन के साथ जाकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बॉडी में बात करें तो हीट प्रोडक्शन, ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर आप खुद भी सोचो, नॉर्मल थिंग इज दैट कि आपके घर में सबसे ज्यादा हीट कहाँ होता है, तो ये भी तो बॉडी का किचन है, इतना हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन, इसलिए तुम्हारा लीवर का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। भाई बता दो, लीवर जो कोर टेम्परेचर होता है, इसीलिए कहा यह जाता है कि अगर ऐसे तो नहीं, अभी नहीं, जो रेगुलर टेम्परेचर मेथड्स होता है, तो अगर तुम न्यूबॉर्न बेबी वार्ड में अगर जाओ तो वहां एक जब मशीन में, जैसे बोले शीशा में रखे जाते बच्चों को, जब शीशा में रखे जा रहे बच्चों को, तो उसको एक टेम्परेचर प्रोब लगाना होता है कि जितनी हीट हम दे रहे होते हैं तो उतना ही हीट में वो मेंटेन करेगा बच्चा का हमेशा, कि बच्चों को सबसे इनिशियल फेज में उसको वार्म रखना, क्योंकि माँ के वर्म में, माँ के गर्भ में जब वो रहता है तो एक मेंटेन ऑफ टेम्परेचर में रहता है, उसको वो टेम्परेचर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे तुम बाहर निकालते लो टेम्परेचर में आता है तो बच्चा को अलग इन्वायरमेंट फील होगा, तो उसके लिए कंप्लीट एक प्रोब अब लगाने का, पूरे चेस्ट एब्डोमेन पे वो प्रोब को लगा देना होता है, स्टील का छोटा सा होता वायर लगा हुआ होता है। अब ये आप कभी कोई आपसे पूछे कि राइट प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, तो लगा कहीं भी देखो चलेगा, डजंट मैटर, बट राइट प्लेसमेंट उसका होता है इस मार्जिन पे, लीवर का जो ये मार्जिन है ना, क्योंकि ये हाईली कोर टेम्परेचर को, लीवर ऑलरेडी इसके नीचे है, हाईली मेटाबॉलिक एग्जैक्ट टेम्परेचर को ये बताएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या इसका काम है, हीट प्रोडक्शन, है ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इन प्रोड्यूस ड्यू टू द सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, एन ऑर्गन व्हेन मैक्स हीट इज अप प्रोड्यूसेस। साथ साथ में क्या हो रहा है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से आप लीवर का सब कुछ लेके जा रहा है, ब्लड ट्रांसमिट कर रहा है, उसका हीट ट्रांसमिट हो रहा है, तो ओवरऑल खुद भी, तो इसका मतलब है कि भाई लीवर क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है अच्छा खासा। हिमेटोपोइटिक फंक्शंस है इन द फीटस, बचपन में पता है कि पहले लीवर में ही क्या बन रहा होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लीवर प्रोड्यूस आरबीसी, लीवर प्रोड्यूस थ्रोम्बोपोइटीन, मतलब कि थ्रोम्बोपोइटीन एक क्या नाम है, आप देखो थ्रोम्बोपोइटीन क्या, एक हार्मोन है, फिर से आ गया हार्मोन, थ्रोम्बोपोइटीन एज अ हार्मोन व्हिच इज अ स्टिमुलेट द बोन मैरो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, है ना, एक ऐसा हार्मोन है जो कि जैसे कि इरिथ्रोपोइटीन किडनी से निकलता है, वो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एंड थ्रोम्बोपोइटीन किसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्लेटलेट को, क्योंकि प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, तो ये करेगा, एंड दैट्स प्रमोट द प्रोडक्शंस ऑफ अ थ्रोम्बोसाइट, यानी लिखा ही हुआ कि थ्रोम्बोसाइट के प्रोडक्शन को वो क्या करेगा। और साथ साथ हिमेटोपोइटिक फंक्शन बोलने का एक और रीजन से यहाँ पर कह सकते हो, अभी हमने पढ़ा है कि स्टोरेज फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, एंड दिस टू थिंग्स, विटामिन B12 and folic acid is a highly necessary in the process of hematopoiesis। जब आरबीसी या इरिथ्रोपोइसिस हो रहा होता है तो फॉलिक एसिड एक तरह का मैचुरेशन फैक्टर है, तो लीवर स्टोर करके रखे हुआ, अगर थोड़ा सा भी कमी होगा, एडल्ट लीवर की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी कमी होगी फॉलिक एसिड दे देगा। विटामिन B12 ऑल्सो फॉर मैचुरेशन, अगर विटामिन B12 आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो क्या कहते हैं कि जो सेल है आरबीसी, वो मेगा बड़ा बड़े सेल बनने लगते, मतलब वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है, एनीमिया वगैरह भी डेवलप होने लगता है, तो विटामिन B12 भी। तो इनडायरेक्ट अगर सोचो कि एडल्ट के टाइम पे भी, जब लोग एडल्ट हो गए इस टाइम पे भी, इनडायरेक्ट वे में, नॉट अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में फिर भी अभी भी लीवर आपकी ब्लड बनाने में मदद कर ही रहा है, एज ए फॉलिक एसिड को सप्लाई करके या एज ए विटामिन B12 को, जब आपकी बॉडी में डिफिशियंसी आ जा रही हो या किसी तरह का मतलब कि डिक्रीजमेंट इसमें देखने को मिला, रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी फंक्शन इज मेनली occurs in a fetal life, but is also hematopoietic function occurs in a adult life as a बेसिकली हम लोग कह सकते हैं थ्रोम्बोपोइटीन के साथ तो कर ही रहा है, बट एज ए स्टोरेज ऑफ फॉलिक एसिड्स है ना, क्या कहते हैं कि वो विटामिन B12, ठीक है, तो हेमेटोपोइटिक फंक्शन हो गया। अब आता है क्या है
इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग्स, ऑब्वियसली बात है, अब हमारे बॉडी में जो इतना हार्मोन एक्टिवेट होता है, कोई हिमोलाइटिक, चलो हिमोलाइटिक फंक्शन ये भी बताया, जैसे सेनाइल आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलोएंडोथेलियोसाइट बाय द कफर सेल ऑफ द लिवर। अभी मैं बताया था कि जो अभी जैसे एक स्प्लीन के अंदर में आरबीसी टूटा, मैक्रोफेज तोड़ा, तो कफर सेल भी क्या है, मैक्रोफेज है, एक नाम है, ये लीवर के मैक्रोफेज को कफर सेल के नाम से जानते हैं। कोई भी तुमसे पूछे कि क्या है कुफर सेल क्या है, तो कुफर सेल इज अ मैक्रोफेज ऑफ द लीवर। लीवर में जो स्पेशल मैक्रोफेज है उसका नाम क्या है, कुफर सेल। अब इस काम का रेटिकुलोएंडोथेलियल, यानी कि ये भी आरबीसी को तोड़ने का काम करेगा। आरबीसी टूटना मतलब क्या, हीमेटोलाइटिक फंक्शन या हीमेटोलाइटिक एक्शन देखने को मिलेगा। अब आता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग, ऑब्वियसली बात है कि हम जो भी हमारे बॉडी में इतने हार्मोन एक्टिवेट होते और हम जो ड्रग खाते वो क्या हो रहा है, तो आप बहुत दवा नहीं खाओ कि दवा ज्यादा खाने से लीवर पे असर पड़ता है, तो लीवर पे, किडनी एक अलग चीज है, लीवर पे पहले असर इसलिए पड़ेगा कि अब हमने दवा तो खा लिया, लेकिन ड्रग खाने के बाद बॉडी से तभी निकलता जब लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगी। लीवर, किडनी तो दूसरा फैक्टर है, किडनी से एक्सिट हो रहा है, लेकिन उससे पहले किसको मेहनत करना पड़ता है, लीवर को। तो लीवर उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। जैसे आपके बॉडी में कोई हार्मोन आ गया, अब हार्मोन रिलीज हुआ तो हमेशा काम नहीं करता रहेगा, एक टाइम आया कि वो लीवर पे जाएगा तो लीवर उसको डिगार्ड करता, तोड़ता, खत्म करता, ताकि आप अब इंसुलिन एक मास लेवल पे रिलीज हो गया, अब हमेशा रह जाए तो हमेशा ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, फॉल डाउन पे रहेगा, तो लीवर के पास जाकर वो लीवर उसको एक टाइम पे इनएक्टिवेट करता है। तो कह रहा है लीवर जो क्या करता है कि इन कैटाबोलाइज द हार्मोन सच एज, जैसे ग्रोथ हार्मोन है ना, उसके बाद पैराथॉर्मोन है ना, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन है ना, ग्लूकागोन्स है ना, एस्ट्रोजन। इट ऑल्सो इनएक्टिवेट द ड्रग, पार्टिकुलरली फैट सॉल्युबल ड्रग। आप देखो स्पेशली, क्योंकि अगर कोई दवा हम लोग खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहां से निकलता है दवा जो हम लोग खाते हैं, कोई पेन किलर बोलते खूब नहीं खाओ किडनी खराब हो जाएगा, क्यों कहते हैं, क्योंकि खाना तो हमने खा लिया, अब बेचारे उस ड्रग एक टाइप का कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट है जनता में, जब हम बीमार है, लेकिन ऐसा नहीं हम एक चीज अच्छा दे रहा तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में उसको निकालने के लिए मेहनत करना पड़ रहा, तो किडनी बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। और मैक्सिमम जो वो ड्रग, जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं फैट ड्रग्स, कहते हैं फैट सोल्युबल ड्रग, या फिर हम लोग कहते हैं कि वाटर सोल्युबल ड्रग। स्पेशली वो ड्रग जो फैट सोल्युबल है वो तो खा लिया, ब्लड में भी चला गया, लेकिन वो किडनी निकाल पाएगा, किडनी उसी चीज को निकालता है जो वाटर सोल्युबल। अब इसके लिए मेहनत किसको करना पड़ रहा ज्यादा, लीवर को, कि इस फैट सोल्युबल को इनएक्टिवेट करके उसको वाटर सोल्युबल बनाएगा, ताकि किडनी उसको आसानी से निकाल पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी खुद, लीवर खुद क्या करता है, ड्रग को इनएक्टिवेट करके बिलियरी सिस्टम से, किससे, बिलियरी सिस्टम, बाइल जहां से रिलीज हो रहा है वहां से रिलीज करके आपके जीआईटी में डाल देगा, वहां से रिलीज होगा। तो कहीं ना कहीं लीवर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते डिफेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। ऑब्वियस डिफेंस, कफर सेल क्या है, मैक्रोफेज है, तो कफर सेल्स इज आल्सो काम है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्वेडर्स आएगा उसके साथ फाइट कर लेना, उसके साथ प्ले रोल प्ले करता है। एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द ब्लड, आपको बॉडी बचाता है आपको। लिवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉरेन बॉडी, यानी बाहर की जो बॉडी वायरस बैक्टीरिया के फॉर्म में आ रहा है, डिटॉक्सिफाई, उसको क्या करना, यानी कि कई वायरस है, बैक्टीरिया, या कोई आप खाना खा रहे हो उसके साथ कोई पॉइजनस, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आजकल कीटनाशक सब्जियां इस समय बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वो हम तो खा रहे हैं ना, तो हमारे बॉडी में तो जा रहा है, तो हार्मफुल कौन उसका रिजल्ट उठा रहा है, बेचारा लीवर अपने लोड पे लिए जा रहा है, लीवर पूरे लोड ले रहा है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। फॉरेन बॉडीज आर, जैसे फेगोसाइट, बाहर की जो बॉडी होती है उसको क्या होता है, फेगोसाइट कर दिया जाता है ना। एंड रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल इज अ लिवर इज आल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंस लाइक इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। साथ साथ क्या करता है कि जैसे रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि जो मैक्रोफेजेस वगैरह है, वो जब स्टिमुलेट होता है तो वो कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिनको ल्यूकेंस के नाम से हम लोग जाते हैं, ट्यूमर टीएनएफ होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं ना, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इसका बहुत टाइप है, 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप, इंटरल्यूकिन भी 1 2 3 4 5 है, एज पर डिस्कवरी, जैसे जैसे मिलता गया उसका नाम कैटेगराइज किया गया। तो ये ऐसे केमिकल है जो आपके इम्यून सिस्टम को भी जगा देता है और फिर आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से लग जाता है। तो लीवर खुद थोड़ा सा एक्टिवेट होकर के पूरी तरह से आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक समराइज था कि लीवर का बॉडी में क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ द लीवर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है?